हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड थ्योरीज। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का इसके हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है और देखेंगे कि इसकी अलग अलग थ्योरीज कौन सी हैं। ये टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मीनिंग: कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट, प्रेफरेंस कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। ठीक है, किसका प्रपोर्शन है, किसका अनुपात है, डेट का, प्रेफरेंस कैपिटल का और इक्विटी का। यानी ये ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार पूंजी और समता अंश पूंजी का अनुपात है, प्रपोर्शन है। ठीक है, और देखिए इट रेफर्स टू द मिक्स ऑफ ए फर्म्स कैपिटलाइजेशन एंड इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं, यानी जो दीर्घकालीन स्रोत होते हैं ऋण के या फाइनेंस के, वित्त के, उन्हीं को ही शामिल किया जाता है। जैसे आपको पता है कि डेट है और प्रेफरेंस कैपिटल है या इक्विटी है, ये सारे के सारे क्या हैं, लॉन्ग रन से रिलेटेड हैं, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड हैं। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें सिर्फ कौन से फाइनेंस के सोर्स लेने हैं, कौन से इंक्लूड हैं इसके अंदर, लॉन्ग टर्म। और ये लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज हैं फाइनेंस के, उनके बीच में क्या है, अनुपात है, प्रपोर्शन है। यानी इसके अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी कंपनी ने डेट जो कैपिटल है वो कितनी लगा रखी है, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी लगा रखी है और इक्विटी कैपिटल जो है वो कितनी लगा रखी है। तो इनका अनुपात क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी ढांचा। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर कैपिटल का हमें चेक करना है कि कंपनी ने अपने जो फाइनेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ से इकट्ठे या कलेक्ट जो है वो किए हुए हैं, और इसके अंदर हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज को ही इंक्लूड करना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मिक्स ऑफ फर्म्स कैपिटलाइजेशन एंड इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट, प्रेफरेंस कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। समतांश पूंजी, पूर्वाधिकारंश पूंजी और ऋण पूंजी के बीच में अनुपात क्या कहलाता है, पूंजी ढांचा यानी कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद एक टर्म होती है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए वो क्या होती है, optimum capital structure. Capital structure is optimum where the firm has combination of equity and debt so that the wealth of firm is maximum. यानी ऐसा ढांचा, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कंपनी इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही है। यानी उसने अपनी इक्विटी कैपिटल भी लगा रखी है और डेट कैपिटल भी लगा रखी है, ऋण भी लिया हुआ है, समतांश पूंजी भी है, और उनको लगाने से, उनको यूज़ करने से जो फर्म की वेल्थ है, जो संपदा है कंपनी की, वो मैक्सिमम है। ठीक है, वो अधिकतम हो गई है। एट दिस लेवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मिनिमम। यानी ये जो कैपिटल हमने कलेक्ट की है इक्विटी और डेट से, इसकी जो कॉस्ट है वो तो कम है, मिनिमम है, और मार्केट प्राइस हमारे शेयर्स का क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, यानी ऐसा ढांचा, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कैपिटल को कलेक्ट करने की या कैपिटल को यूज़ करने की, रेज करने की कॉस्ट जो है वो तो मिनिमम है और मार्केट प्राइस शेयर्स का क्या है, मैक्सिमम है। और अगर इस तरह का कंपनी का कोई स्ट्रक्चर है तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पे दोनों तरह की कैपिटल यूज़ है, इक्विटी भी और डेट भी, और फर्म की वेल्थ जो है वो मैक्सिमम है। तो ऐसा ढांचा क्या कहलाता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद देखते हैं थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फेमस थियरीज क्या हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। पहली है नेट इनकम अप्रोच, दूसरी है ट्रेडिशनल अप्रोच, तीसरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और लास्ट मोदिगिलियानी एंड मिलर अप्रोच। इन सभी थियरीज को हम आगे स्टडी करेंगे वन बाय वन। नेट इनकम अप्रोच, इसकी एजम्पशंस क्या हैं, देखिए किस मान्यताओं पर आधारित है नेट इनकम अप्रोच। देयर आर नो कारपोरेट टैक्सेस, यानी कोई भी टैक्स जो है कारपोरेट सेक्टर का है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट इज़ ऑलवेज लेस दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी जो ऋण पूंजी है उसकी जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है वो समतावंश पूंजी से, इक्विटी से क्या है, कम है। के डी एंड के ई, के डी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, एंड के ई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। यानी डेट और इक्विटी का कोई भी अनुपात रखें, कोई भी रेशियो रखें, उनकी जो कॉस्ट है दोनों की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये इसकी एजम्पशन हो गई। और के डी इज इक्वल टू डेट कैपिटलाइजेशन रेशियो और रेट।
ठीक है। KD की यहाँ पे फुल फॉर्म बताइए आपको कि डेट कैपिटलाइजेशन रेट होती है और KE का मतलब होता है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये इसकी क्या थी, अजम्पशंस थी। नेट इनकम अप्रोच कहती है डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस दैन द इक्विटी, यानी जो ऋण पूंजी है वो इक्विटी से क्या है, सस्ती है, ठीक है, चीपर सोर्स है। ड्यू टू टैक्स सेविंग इफेक्ट, क्योंकि इससे जो है टैक्स सेव होता है, क्योंकि आपको पता है कि डेट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है या जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो टैक्स से एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन जो इक्विटी के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो टैक्स से एग्जाम्प्टेड नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, इस इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि डेट जो है, ऋण पूंजी जो है वो एक सस्ता साधन है। यूज़ ऑफ चीपर डेट फंड्स इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर विल रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी डेट कैपिटल का यूज़ करती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये इसको रिड्यूस करता है, किसका यूज़, डेट का यूज़। वैल्यू ऑफ द फर्म अगर कैलकुलेट करनी है तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्म की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम EBIT भी कहते हैं, उसको हमने डिवाइड करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये फॉर्मूला क्या है, EBIT बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये क्या कहती है, द कॉस्ट ऑफ डेट यानी KD इज ऑलवेज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ड्यू टू टैक्स सेविंग इफेक्ट। ये पहले वाली जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसकी ये मान्यताएं बिल्कुल सेम है। KD एंड KE वेरी विद द चेंज इन डेट इक्विटी मिक्स, ठीक है। इसमें ये अलग है, उसमें ये था कि KD और KE हर एक जो भी उनका लेवल है, जो भी प्रोपोर्शन रखे वहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं कि ये वेरी करते हैं, ठीक है। इनका जो मिक्स का जो अनुपात है, ये इनका जो भी प्रोपोर्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन पीछे वाली जो अप्रोच थी उसमें ये क्या रखे गए थे, कांस्टेंट रखे गए थे। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर स्टीपर एंड हायर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी इक्विटी की जो कॉस्ट है वो डेट से क्या है, ज़्यादा हायर है और ज़्यादा स्टीपर है। ये इसकी एजम्पशन हो गई। इफ़ फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्टिंग राइजिंग, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, जहाँ पे हमने डेट का यूज़ कर रखा है इक्विटी के साथ। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, जितनी लिमिट होनी चाहिए डेट और इक्विटी की, उससे ज़्यादा अगर आप डेट यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों ही जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एक लेवल के बाद। As per traditional approach, the firm should try to achieve the optimum capital structure by minimizing the WACC, इसको क्या बोलेंगे हम, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी फुल फॉर्म बनेगी। एंड मैक्सिमाइजिंग इट्स वैल्यू, कंपनी को ट्राई करना चाहिए कि वो अपनी जो वेटेड कॉस्ट है उसको तो वो रिड्यूस करे, मिनिमाइज़ करे, और अपनी वैल्यू को, अपनी वेल्थ को वो मैक्सिमाइज़ करे, ठीक है। तो ये थी इसकी अजम्पशंस किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच की। उसके बाद आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ ऑलवेज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सभी में है बेसिक जो एजम्पशन है कि डेट जो है वो हमेशा से इक्विटी से एक सस्ता साधन रहा है। KD रिमेन्स कांस्टेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, इक्विटी और डेट का कोई भी आप लेवल रखें उसके अंदर KD यानी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ये इसकी मान्यता है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क काजेज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट टू इंक्रीज, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल रिस्क है, अगर आप इसको बढ़ाते हो यानी डेट को ज़्यादा यूज़ करते हो तो इससे जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लो कॉस्ट डेट इज सेट ऑफ एग्जैक्टली बाय इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा डेट का यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको टैक्स से तो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, टैक्स तो एग्जाम्प्ट होगा। और अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो डेट के ज़्यादा यूज़ करने से इक्विटी की जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो बढ़ती है, ठीक है, यानी जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ता है। तो जो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिला था टैक्स का वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। किससे सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपकी
फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देगा, ज़्यादा जो डेट का यूज़ है वो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाएगा। इसलिए जो आपको एडवांटेज मिला था डेट यूज़ करने का वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, यानी वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। फाइनेंशियल रिस्क, उसके जो एडवांटेज हैं, जो आपको टैक्स से छूट मिली थी जिसकी वजह से डेट जो है कंपनी को एक सस्ता सोर्स लग रहा था, तो वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नई इसके अंदर पॉइंट हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर। द मार्केट वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेट इक्विटी मिक्स चेंज। तो फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो डेट और इक्विटी की मिक्स की वजह से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती। पिछली जो थ्योरी थी उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि इससे मार्केट वैल्यू बढ़ती है जब सस्ता सोर्स जो है डेट को यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर ये है कि इससे मार्केट वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती। देर इज़ नो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम नहीं होता, यानी कि अधिकतम या बढ़िया नहीं होता। सभी कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए क्या है, ऑप्टिमम ही होते हैं। पिछली जो थ्योरी थी उसके अंदर ये था कि कंपनी को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम नहीं होता, हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम ही होता है। ठीक है, मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको हम एमएम थ्योरी भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, एमएम अप्रोच भी इसी का ही नाम है। दिस अप्रोच इज रिफाइनमेंट ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसी का ही ये रिफाइनमेंट है, यानी कि उसी का ही ये एक सुधरा हुआ रूप है। डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस दैन इक्विटी। ऋण पूंजी समतांश पूंजी से एक सस्ता साधन है, ये सभी के अंदर ही ये मान्यता पाई जाती है। डेट कैपिटलाइजेशन रेट रिमेन्स कांस्टेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। ये भी कहते हैं कि डेट की जो रेट है कैपिटलाइजेशन की वो सभी लेवल्स के ऊपर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। The market capitalizes the value of the firm as a whole without giving importance to the debt equity mix। कंपनी जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती डेट इक्विटी मिक्स के ऊपर, ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट नहीं देती। किसको, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। मतलब फर्म की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेट इक्विटी रेशो के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। जो भी कैपिटल मार्केट्स हैं वो परफेक्ट मार्केट पाई जाती है। इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज़। सभी इन्वेस्टर्स किसी भी सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं और किसी भी सिक्योरिटी को जब चाहे वो सेल कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं है। दे आर वेल इन्फॉर्म अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न ऑन ऑल टाइप सिक्योरिटीज़। किन किन सिक्योरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा रिस्क है, कहाँ कहाँ से उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है, इसके बारे में वो पूरी तरह से अवेयर हैं। The advantage of using low cost debt is set off exactly by increase in equity capitalization rate। इसके अंदर भी मोदिग्लियानी और मिलर की अप्रोच भी यही कह रही है कि जो भी आपको एडवांटेज मिला था डेट को यूज़ करके, लो कॉस्ट जो आपके पास आई थी वो सेट ऑफ हो जाएगी। किससे सेट ऑफ हो जाएगी, वो एग्जैक्टली सेट ऑफ हो जाएगी आपके फाइनेंशियल रिस्क से, जब आप डेट का ज़्यादा यूज़ करते हो। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन, इक्विटी की जो रेट है वो बढ़ेगी, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ेगी और उसकी वजह से आपके जो एडवांटेज हैं वो सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये मोदिग्लियानी और मिलर अप्रोच, जिसको हम एमएम अप्रोच भी कहते थे। ठीक है, तो इसके बाद आती हैं आपकी ये थ्योरीज आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर हम दोबारा कोई और वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।